तो हम लोग देख रहे हैं कि भाषा का प्रयोग करते हुए क्या करते थे, पेड़ों पर, चट्टानों पर और इस तरह की जो छाले हुआ करती, जो स्थान हुआ करते थे, मुख्य मार्ग, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए इन सभी माध्यमों का प्रयोग करते हुए वह क्या करते थे, अपनी भाषा को लोगों को सिखाने लगे थे। और समाज भी, वो जो सोसाइटी था, जो वर्तमान कालिक, जो उस तत्कालिक जो समय था, उस समय लोग भाषा को, उस माध्यमों को, उन चीज़ों को सीख कर वैसा ही क्रियान्वित करते थे, वैसा ही कार्य किया करते थे। वह अब लिखे हुए अक्षरों को पहचानने लगे थे और उस तरह की चीज़ों को देखकर, उतार कर, यानी नकल करके लिख भी सकते थे। और वो जो अक्षर थे, जो चिन्ह थे, उनकी भाषा को, उसमें जो रहस्य, जो बातें हैं, उन बातों को समझ लिया करते थे और उसी तरह कार्य करते थे। यानी यह सभ्यता अब धीरे धीरे डेवलप कर रही थी। यानी कि लिखने की भाषा, बोलने की भाषा, जो माध्यम है, ये चीज़ें अब धीरे धीरे लोगों में, समाज में यह प्रसारित हो रही थी, फैल रही थी। लोग इसको समझ रहे थे और इन्हीं आदेशों का पालन करने पर उतर आए थे, पालन कर रहे थे। ठीक है। फिर अगला बोलते हैं कि कुछ संकेत माने इशारे, कुछ संकेत और चिन्ह बनाने शुरू किए। तो इस तरह से ही करते करते उन्होंने क्या किया कि हर एक नए नए चिन्ह का निर्माण करते चले गए और हर एक नए चिन्ह से एक निर्देशित कर दिया कि इस चिन्ह से केवल इसी कार्य को, इसी बात को समझा जाए। यह सारी चीज़ों को वह एक सूची, एक प्रकार का एक क्रम, एक इंडेक्स उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया और उन सारी चीज़ों को एक जगह लिखकर, पेड़ों की छालों पर, चट्टानों पर, जहाँ पर एक व्यवस्थित स्थान, एक निश्चित स्थान उन्हें मिलता था और जहाँ से सभी लोग सुन सकें, जहाँ से सभी लोग पढ़ सकें, उस चीज़ को समझ सकें, जहाँ पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की निगाह पड़े। ठीक है। तो उन सारी जगहों पर वो लिख कर उन सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित क्रम में लोगों के सामने तैयार करने लगे, लोगों के सामने लाने लगे और समाज को इसी प्रकार से ज्ञान होता चला गया। और यही ज्ञान का एक प्रथम चरण था। ज्ञान की वृद्धि की ओर, नॉलेज की ओर, लोग भाषा की ओर अग्रसर हो रहे थे। भाषा को समझने में, भाषा को प्रयोग करने में, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को वृद्धि करने में, बढ़ाने की ओर बढ़ रहे थे। तो बोले कि बाद में इन्हीं संकेतों और चिन्हों से भाषा का जन्म हुआ। यानी अब इस तरह की परंपराओं को, इस तरह के संकेतों को, चिन्हों का इतने ज़्यादा समय तक वह प्रयोग कर चुके थे कि उन चिन्हों को अब वह अपने दिमाग में स्थित कर लिए थे। उनके दिमागों में क्या था कि वो सारी चीज़ें बहुत ही आराम से समझ बैठ गई थी, वह असर कर गई थी। और इसी तरह क्या हुआ, जब उस समय भी कोई एक नया शिशु का जन्म होता था तो वह भी उसी तरह के चिन्हों का प्रयोग करते करते, यानी कि परंपराएं उसी में और विकसित होती चली गई, वह सारे चिन्ह और विकसित होते चले गए और उनसे कही गई बातों को लोग आम तौर पर, अब सामान्य तौर पर समझ लिया करते। जैसे कि किसी बोर्ड पर, किसी जगह पर लिखी हुई बात को हम आज के समय में समझ जाया करते हैं और वैसा ही पालन करते हैं, वैसे ही निर्देश पर चलते हैं। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि संकेतों और चिन्हों का भाषा का जन्म हुआ। जो आज हमारी भाषा है, जो आज हमारे पास लैंग्वेज है, इसका जन्म कैसे हुआ? तो इन्हीं प्रकार के, इस तरह के जो अभी बताया गया अभी तक, जो इस तरह के जो प्रकार, इस तरह के जो प्रयास किए गए, जो प्रयास सारे किए गए, ठीक है, प्रैक्टिस किए गए, तो इन सभी प्रैक्टिस से, इन सभी प्रयासों से ही क्या हुआ, धीरे धीरे करते, लिखते, समझाते, बोलते क्या हुआ, एक व्यवस्थित, एक चिन्हों का, उन चीज़ों का, उन चिन्हों का, उन संकेतों का एक निश्चित क्रम बनकर तैयार हो गया। और वही जो चिन्ह थे, वही क्या हुए, धीरे धीरे वर्णों में, अक्षरों में, और जैसे जैसे सभ्यताएं सदी करते, 100 साल इस तरह से आगे बढ़ते सदी, जब जैसे हमारी सभ्यता बढ़ती गई, लोगों में ज्ञान बढ़ता गया, तो वह सारे जो संकेत थे, वो जो चिन्ह थे, वह करते और विकसित होते चले गए। और जो कठिनाई से लिखा जाता था और उनमें सरलता ला दी गई उन चिन्हों को। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो चिन्ह प्रयोग होते थे, वह हमेशा निरंतर वैसे ही नहीं रहे। आने वाली सभ्यता के साथ, समाज के साथ, वह दर बदर वह चिन्ह बदलते गए, वह अपना रूप चेंज भी करते चले गए, वह अपने प्रकारों को, लिखने के तरीकों को, लहजे को बदलते भी चले गए। ठीक है।
तो चिन्ह तो वही थे उनके उनके द्वारा जो बात उन चिन्हों से जो जिन बातों को जिन माध्यमों को समझाता था वो माध्यम भी वही थे। लेकिन क्या हुआ कि उन चीज़ों को उन चिन्हों को बनाने में, लिखने में, प्रयोग करने में और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में वृद्धि होती गई ज्ञान की, परंपरा की, तो लोगों ने क्या किया, उन चीज़ों को, उन चिन्हों को और लिखने में, बोलने में, समझने में और सरल बना दिया। ठीक है, ईजी करते चले गए, ताकि और जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई वैसे ही परंपरा बढ़ती गई, वैसे ही ज्ञान बढ़ता गया। वैसे ही हमारे बनकर आज जो हमारे पास हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं, व्यंजन है, क ख ग इत्यादि, अंग इत्यादि सारे वर्ण बनकर तैयार हुए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक से बनकर तैयार हो गए, ये सारे पहले से ही थे। इनको अलग अलग रूप दे करके जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती गई तो इनको और वृद्धि क्रम में और सरलता से प्रयोग करते करते लाया गया, जो आज हमारे सामने प्रस्तुत है, जिस जिस जगह हम प्रयोग कर रहे हैं। बोले फिर कागज और छापे प्रेस के आविष्कार ने भाषा के विकास में व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक रूप दे दिया। यानी अब समझ लीजिए कई सौ सदियां बीत गई, 500 सदियां, 1000 सदियां ऐसी बीत गई मान लीजिए। जैसे कि आज हम 2020 में बैठे हैं, तो अब इससे के पूर्व काल जितने भी सदियां बीती हैं, सदी का मतलब 100 वर्षों का एक समूह। ठीक है, 100 वर्षों का एक समूह, एक सदी, शताब्दी कहलाता है। तो कई प्रकार की कई सदियां बीत गई, सैकड़ों सदियां या हजारों सदियां ऐसा कह लें। तो बोले कि इन सारे सदियों के बीतते बीतते मानव सभ्यता जैसे जैसे अपने ज्ञान में वृद्धि करती गई, उन चिन्हों को और सरल बनाती गई, उन माध्यमों को और सरल बनाती गई, और सभी तक वह बातें समझ में आने लगी, प्रयास होने लगे। जैसा कि आमतौर पर हम जानते हैं कि जब आदि मानव थे, आदि मानव से जब कई सौ साल हम बीत चुके, वह उन्होंने बिता लिए, तो हड़प्पा का समय आया, ठीक है, अशोक का समय आया। तो ये जो अनेक प्रकार के बड़े बड़े महारथी, जो बड़े बड़े राजा हुए, क्या कि इन्होंने भी अपनी बात को, अपने नियमों को, अपने कानून, पहले लोग सामान्य रूप से, सभी लोग सामान्य रूप से रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब आवश्यकता पड़ने लगी, लोगों को नेतृत्व की आवश्यकता पड़ने लगी, लोगों को और विकास करना था, किसी एक को अपना मुखिया बनाना था, तो उन्होंने क्या किया, राजा की परंपरा यानी किसी एक नेता की, एक लीडर की आवश्यकता जब पड़ने लगी, समाज को एक राह दिखाने के लिए, एक दिशा देने के लिए, एक निर्देश देने के लिए, एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए, आपदा समय में, किसी भी ऐसे काल में जब लोगों को आवश्यकता होती थी कि लोगों को कोई बताने वाला हो, कोई सिखाने वाला हो, कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला हो, जो उन सभी में ज्ञान में श्रेष्ठ हो, जो उन सभी में मेहनती हो, जो उन सभी में ईमानदार हो। तो इन सभी को देखते हुए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, करते हुए, सीखते सीखते क्या हुई, मानव सभ्यता में एक नेता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो एक इंस्ट्रक्शन देने वाला व्यक्ति हो, जो एक राजा हो। राजा का काम ही है इंस्ट्रक्शन देना, आदेशित करना, ठीक है, प्रजा में आने वाली यानी आम जनता में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान करना। तो इन सभी चीज़ों को जो एक व्यक्ति कर पाता था, तो उसे लोग मुखिया, उसे अपना हेड बना दिया करते थे कि अब भाई, अब हम इन्हीं के आदेशों पर चलेंगे, ये हमें कुछ बता सकते हैं, जब भी कोई ऐसी आपदा हो, ऐसी कोई स्थिति हो, तो वह हमारा निर्देशन कर सकते हैं। तो उन सभी में जो बहुत मेहनती था, कर्मठी होता था, जिससे अच्छा ज्ञान होता था, जो सत्पुरुष हुआ करता था, ऐसा कह लें, तो उन सभी में इस तरह से वो राजा की परंपरा धीरे धीरे विकसित होने लगी। और इन्हीं तरह करते करते तो हमने गौतम बुद्ध का एक काल देखा। तो बुद्ध के समय में जो ज्ञान थे बुद्ध के द्वारा, बुद्ध को तो पहले किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं था, वो बहुत आम जिंदगी और बहुत सुखपूर्वक अपनी ज़िंदगी बिताया करते थे। लेकिन जब उन्होंने बाहरी संसार देखा, जब बाहरी दुनिया देखी, तो तब उन्हें समझ में आया कि कितना कष्ट है, क्या चीज़ें कम हैं, क्या है क्या नहीं। वस्तुतः तब उन्होंने वास्तविक संसार को, वास्तविक जगत को, जीवन को जाना। तो जब उन्हें आध्यात्मिकता की ओर जब वो बढ़े, जब वो ज्ञान की ओर बढ़े, जब वो नॉलेज की ओर बढ़े, जब तक उन्हें कुछ नहीं था तो तब तक उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन जब उन्हें इस प्रकार का ज्ञान हुआ, जब भान हुआ, जब उन्होंने अपने से नीचे तबके के समाज को देखा, गरीबी को देखा, लाचारी को देखा, अभाव को देखा, ठीक है, किसी चीज़ की लैक, कमी को देखा, और अनेक प्रकार की समस्याओं को देखा, तो उन समस्याओं से, उन लाचारियों से, उन परेशानियों से उभरने के लिए, समाज को एक सही दिशा निर्देश देने के लिए वह एक ज्ञाता के रूप में, एक नॉलेजेबल पुरुष के रूप में क्या हुए, लोगों के सामने आए, और अपने द्वारा उनको अपने आत्मज्ञान से जो उन्होंने सीखा, अपने गुरुजनों से कह लें, या फिर जो स्वयं के ज्ञान से उन्होंने सीखा, अपने ध्यान से, अपने समाधि से, अपने स्वयं के ज्ञान से, अपने नॉलेज से, तो वह जो नॉलेज उनके भीतर उत्पन्न हुआ, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसी ज्ञान को उन्होंने क्या किया, लोगों के सामने प्रदर्शित किया, अपने ज्ञान को बताया, लोगों में सिखाया, लोगों को चीज़ें बताई, लोगों को चीज़ों के बारे में जानकारियाँ दी, सभ्यताओं को और विकसित किया,
लोगों के रहने के तरीके को, भाषा के तरीके को, लिखने के तरीके को, व्यवहार करने के तरीके को, सभी चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करते गए, परिवर्तन आती चली गई। चाहे वो किसी भी काल को हम ले लें, जो भी हर एक राजा की अपनी अपनी एक सदी रही है, एक अपना एक निश्चित काल रहा है, तो उन सभी राजाओं ने कुछ न कुछ जरूर समाज को दिया है। उन सभी ने कुछ न कुछ किया, कुछ अपने काल में, अपने जब तक वह राजा रहे, कुछ ऐसी चीज़ों को वह निर्माण करके समाज को दे कर ही गए, जिसके द्वारा वह समाज, वो जो आम जनता थी, वो जो समाज था, और ग्रो कर सका, और वह वृद्धि की ओर जा सका, और वह बढ़ सका। ठीक है। तो इन्हीं राजाओं के द्वारा क्या हुई कि भाषाओं को भी एक नया रूप दिया गया, एक चिन्हों, वो जो चिन्ह पहले आदि मानव प्रयोग किया करते थे, वही चिन्ह बढ़ते बढ़ते इजी होते होते अनेक प्रकार की भाषाओं का। अभी केवल इस चीज़ में एक बात और भी जाननी चाहिए कि जब पहले भारत में मतलब अपने धरती पर कुछ ही समूह थे, लेकिन जब क्या हुआ कि जैसे समुद्र है, 3 भाग 3/4 अपना समुद्र है, तो अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर हर प्रकार की मानव सभ्यता जन्म ले लेंगे, और लोग क्या करते थे, फिर एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह आया जाया करते थे। तो पृथ्वी के इस भाग में कुछ और सभ्यता थी, इस भाग में कुछ और सभ्यता थी, कुछ इस भाग में कुछ और सभ्यता थी, और अलग अलग हर जगह पर अपने अपने देशों में, अपने अपने स्थानों में लोग अपने तरीके से रहने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका विकसित कर चुके थे। लेकिन लोगों को यह ज्ञान नहीं था कि यहाँ पर भी कोई सभ्यता अलग प्रकार की जन्म ले चुकी है, यहाँ पर भी कुछ अलग चीज़ें चल रही, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें चली, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें। पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग लोगों के रहने के तरीके, भाषा, खाने पीने की चीज़ें विकसित हो चली गई थी। लोगों ने हर प्रकार के जगहों पर, अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने देशों में, अपनी अपनी सभ्यताओं में, अपने अपने समाज में उन चीज़ों को विकसित कर चुके थे, कर लिया था। तो क्या हुआ, जब लोग समुद्रों को पार करके, नदियों को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थानों को जाया करते थे, तो तब जाकर लोगों को यह बात की जानकारी हुई कि अरे कोई नई सभ्यता भी जन्म लेगी। वहाँ पर हम जो चीज़ों को, हमने जो अपनी लिपि, एक भाषा अपनी एक तैयार की है, बोलने की, बातों को समझने की, वहाँ पर उसी बात को कहने के लिए वो किसी और चीज़ का प्रयोग किया करते हैं। जैसे हम इस तरह के किसी चिन्ह को बना दें, तो यहाँ पर इस चिन्ह से जाना जाएगा कि लोग इस चीज़ का पालन करें। तो यहाँ पर कुछ ऐसा चिन्ह करके बना दिया तो बोलेंगे इस तरह से, बात वही कही जा रही है, लेकिन लिखने का लहजा, चिन्हों को बनाने का तरीका बदल चुका है। तो यहाँ पर इस देश में कुछ और प्रयोग करते हैं, इस देश में उसी बात को करने के लिए कुछ और प्रयोग करते हैं, तीसरे देश में उसी बात को कहने के लिए कुछ और प्रयोग करते हैं। तो भाषाओं का विविधता अब लोगों के सामने आने लगा था कि हम भी वही बात कर रहे हैं, सामने वाला भी वही बात कर रहा है, लेकिन तरीका अलग है, लिपियाँ अलग हैं, चिन्ह अलग अलग हैं। तो लोग एक दूसरे की बात को समझने के लिए, बात वही कही जा रही है, लेकिन लोग एक दूसरे की बातों को समझने के लिए, एक दूसरे के कहे गए निर्देशों को, चिन्हों को समझने के लिए क्या करते थे, एक दूसरे की चिन्हों का, एक दूसरे की बातों का आपस में एक्सचेंज किया करते थे। ये इनकी भाषा सीखते थे, ये इनकी भाषा सीखते थे। यहीं से भाषा का क्रम, यहीं से क्या कहते हैं, अपना लैंग्वेज का क्रम क्या हुआ, धीरे धीरे वृद्धि की ओर बढ़ता चला गया। लोग अब केवल अपने तक ही सीमित नहीं थे, लोगों को बस अब अपने बारे में जानकारी नहीं रखना था, लोगों को अब दूसरों के बारे में जानकारी भी रखना था, दूसरों की बातें भी समझना था। अब क्या हो चला था कि अब धीरे धीरे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को लोग पलायन किया करते थे। एक स्थान से, पलायन करना नहीं उचित होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आया जाया करना आना जाना शुरू कर दिए, लोग घूमना शुरू कर देते, एक जगह से दूसरी जगह विचरण करना, आना जाना शुरू कर दिए थे। तो इन्हीं शुरुआती दौरों में क्या हुआ कि लोग एक दूसरे की भाषाओं को, लिपियों को सीखने का उन्हें मौका मिला, वो सीखना चाहते थे और सीखे। तो इस तरह से भाषा एक दूसरे की, इनकी भाषा भी डेवलप हुई और इनकी भाषा भी डेवलप होती चली, और भाषा का इसी प्रकार से वृद्धि क्रम होता चला गया। तब जाकर लोगों को पता चला कि इस संसार में केवल एक ही जगह पर मानव सभ्यता नहीं टिकी है, समुद्र के उस तरफ भी लोग रहते हैं, समुद्र के इस तरफ भी लोग रहते हैं, है ना। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपनी अपनी सभ्यताएं, लोग आया जाया करते थे, और इसी तरह से करते करते हर व्यक्ति एक दूसरे की बातों को समझने लगा, एक दूसरे की सभ्यताओं को समझा, वहाँ के कल्चर को जाकर समझा, वहाँ की भाषा को समझा, वहाँ के ज्ञान को समझा, वहाँ के लोगों को समझा, और वहाँ के लोग यहाँ की चीज़ों को उसी तरह समझा करते थे, यहाँ की चीज़ों में आकर सीखा करते थे। यहाँ के लोग वहाँ जाकर देखते थे कि इन लोगों में क्या अंतर है, हम लोगों के पास क्या अंतर है। तो एक दूसरे से कंपैरिजन करना, वहाँ से तुलनात्मक एक अध्ययन, तुलनात्मक ज्ञान, तुलनात्मक व्यवहार करना शुरू हो चुका था। ये सारी चीज़ें अब शुरू हो चुकी थी।
तो बोले कि इसी तरह से करते करते जब इन्हीं सभ्यताओं को में गुजारा करते हुए इन सारी चीज़ों से हम अब ऊपर उठते चले, यानी अपने ज्ञान में, अपने रहने के तरीके में, अपने व्यवहार में धीरे धीरे इन्हीं वस्त्रों का प्रयोग हुआ, सूतों का प्रयोग हुआ, उन सूत से, उन धागों से कपड़ों का निर्माण हुआ। तो पहले एक समय लोग अपने तन को ढकने के लिए बड़े बड़े पेड़ के छालों का और यहाँ तक कि लोग पशु के चर्म का, जब पशु का जो मांस होता है जब वो लोग पहले खा लिया करते थे तो उसकी जो खोल बचती थी उसे चबा कर खाया नहीं जाता, नहीं खाते थे। तो उन छालों का, उन चमड़ों का क्या करते थे, अपने शरीर को ढकने के, जब उस समय भी ठंड हुआ करती, उस समय भी जब बारिश हुआ होती होगी, तो उन चीज़ों को वह अपने शरीर को ढकने में, अपने आप को बचाने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। और इन्हीं प्रयोगों से हमने बताया कि इन्हीं प्रयासों को करते करते जब उन्हें चीज़ों में फ़र्क समझ में आया, जब उन्हें अंतर समझ में आता था, तो वह जब अंतर समझ में आया, कुछ बेनिफिट, कुछ फ़ायदा दिखाई देता था, तो उस चीज़ को अपने दिमाग में व्यवस्थित करते थे और जो अपने सीखा वही चीज़ दूसरों को सिखाया करते थे, वैसा ही दूसरों को करने के लिए कहा भी करते थे। फिर अगला बोल रहे हैं कि फिर कागज और छापने, प्रेस के आविष्कार ने भाषा के विकास को व्यवस्थित, सिस्टमैटिक रूप दे दिया। रूप माने एक तरीका, एक लहजा, ठीक है, दे दिया। तो बोले कि आज जो हमारे पास सभ्यता है, पहले लोग पत्थरों पर, पेड़ की छालों पर, किसी जगह पर, किसी अच्छे व्यवस्थित जगह पर, चट्टानों पर लिख दिया करते थे। और आने वाली सभ्यताएं, आने वाली जो सदियां थी, उनमें लोगों ने उन चीज़ों को देखा, समझा और वैसा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे गौतम बुद्ध को जो बातें कहनी थी, हाँ, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, तो उन लोगों को जो अपनी अपनी बातें, जो अपना, जो उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, अपनी बातों को दूसरों तक, समाज तक संदेशित करने के लिए, समझाने के लिए कहा करते थे। तो उन्हीं चीज़ों को क्या किया, उन्होंने अपने पत्थरों पर, चट्टानों पर एक लिख कर उन्हें सहेज, एक सही क्रम में रख दिया करते थे। और आने वाली सभ्यता उन चीज़ों को पढ़कर उन ज्ञानों को प्राप्त करती थी, समझती थी, व्यवहार करती थी वैसा, और ज्ञान को और बढ़ाते थे वो लोग, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब हम आज के समय में, आज यानी कि उस समय की मानव सभ्यता विकसित होते 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 आज के दौर में अब जो पहुंच चुकी है, जिस आधुनिकता भरे समाज में हम सोसाइटी में रह रहे हैं, तो अब हमें क्या, अब हमें चट्टानों पर लिखने की ज़रूरत है क्या, पेड़ की छालों पर लिखने, क्या पत्तों पर लिखने की ज़रूरत है? नहीं। उस समय जो किताबें, जब वही, और एक बात और भी, जब उस समय जब लोगों के पास ज्ञान इकट्ठा हो चला था, तो लोग उस चीज़ को सहेज कर रखने के लिए केवल चट्टानों और पेड़ की छालों तक ही नहीं सीमित थे। उस समय लोग भोजपत्र, यानी पेड़ की एक प्रकार का जो लकड़ी का छाल होता है, पतला पतला छाल होता है, भोजपत्र कहते हैं। आप अपने घर के बड़े लोगों से पूछेंगे तो भोजपत्र का एक सही रूप क्या है, वो आपको व्याख्या करके आप अपने घरों में पूछें तो भोजपत्र क्या होता है और भोजपत्र क्या होता है, इसके बारे में आप खुद से पता करके जानकारी करें। और अगला, तो फिर बोले कि इसके साथ ही वो पेड़ के सूखे पत्तों को, जो बड़े आकार में, जैसे केले के पत्ते होते हैं और भी बड़े जो वृक्षों के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उन चीज़ों को, उस ज्ञान को वह अपने पत्तों पर लिख कर सहेज कर अपने, अब केवल अब ज्ञान पत्थरों तक सीमित नहीं था, अब वो ज्ञान को आपस में अपने हाथों में लेकर घूमना चाहते थे, अपने साथ रखना चाहते थे। उन लिखी हुई चीज़ों को, उन लिपियों को, उन चिन्हों को अपने साथ भी रख सकें। तब उन्होंने क्या किया कि पेड़ के पत्तों जो सूख जाया करते थे, या जो पेड़ के पत्ते हुआ करते थे, जो झड़ जाते थे, उन पत्तों पर उन संकेतों को, उस ज्ञान को लिख करके, सहेज कर, समेट कर, मोड़ कर अपने पास रख लिया करते थे। और उन चीज़ों को अब वो जहाँ जाते थे, अब वह वहन करने, यानी कि अपने साथ साथ लेकर जाने लगे थे। क्या मान लीजिए बड़े बड़े पत्थरों पर, शिलाओं पर जो ज्ञान लिखा था, उसको लोग लेकर के जहाँ जहाँ जाते घूमते रहते क्या? नहीं, ऐसा कर पाना संभव नहीं था। तो अब थोड़ी सी और ज्ञान की वृद्धि हुई, तो उन्होंने क्या किया, अब पेड़ की छालों पर नहीं लिखते, अब पेड़ के पत्तों पर लिखकर उन सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह वहन करने लगे थे, अपने साथ रखने के। जैसा कि आज के समय में हम एक किताब को अपने साथ रख लेते हैं, जहाँ भी हो वह किताब हमारे साथ होती है, और हम जहाँ भी चाहें उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरह जो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो ज्ञान की वृद्धि हुई और परंपरा में वृद्धि हुई, ये सारी चीज़ें बढ़ती गई। फिर बोले कि कागज, वही जो बोल रहे हैं कि इस तरह से करते करते चीज़ों का, जब वही भोजपत्र थे, तब अब केवल हम फिर भोजपत्र तक ही सीमित नहीं रहे। तो क्या किया, अब कुछ मशीनें विकसित हो गई, कुछ ज्ञान ऐसा विकसित हो गया, तो अब धीरे धीरे मशीनों के द्वारा उन पेड़ों की कटाई होने लगी। जो पेड़ की छालें निकलती थी उनको और सुंदर और सपाट बनाया जाने लगा, उन्हें और सीधा करके और
पतला किया जाने लगा तो वही रूप क्या धारण करिए, पेड़ों की छालें, वो जो पतली पतली छालें, जो भोजपत्र थे, वही धीरे धीरे अब कागज का रूप, एक पेपर का रूप धारण करने लगे थे। और धीरे धीरे यही सभ्यता, यही टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती गई और इस टेक्नोलॉजी ने, इस आधुनिकता ने हमें मदद किया कि उस पेड़ की छाल से और भी चीज़ों को मिलाकर संयुक्त करके, ठीक है, खाद्य सामग्रियों में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें मिला करके, पेड़ों की छालों को मिक्स करके आज के समय में ये जो कागज निर्माण हुआ करते हैं। इसमें ये भी चीज़ जानना चाहिए, आपको सर्च करना चाहिए, सीखना चाहिए कि कागज़ बनते कैसे हैं। इसे ज़रा इस चीज़ को भी आप अपने मोबाइल पर अपने माध्यम से पता करें, इंटरनेट पे इसे सर्च करें, इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को खोजें। अभी खैर इतना विशद रूप में नहीं बताया जा सकता, इतना ज़्यादा नहीं बता सकते, पाठ को भी पूरा करना। तो बोले इस तरह भाषा का क्रमिक विकास हुआ। बोले क्रमिक विकास यानी कोई भी चीज़ अब परंपरा में क्रमशः, वही बताएं कि एक चिन्ह था, दो चिन्ह था, उन चिन्हों को बढ़ाते चले गए, एक क्रम बना दिया, एक इंडेक्स बनाते चले गए। वही जो विकास हो रहा है, क्रमिक विकास होता चला गया। और वही क्रमिक विकास आज हमारे सामने है, व्यंजनों, स्वरों, वर्णों, ध्वनियों के रूप में आज हमारे सामने है। जब भी हमें बोला था कि क से ग यानी पूरे व्यंजन वर्ण को लिखिए, तो हम क, म, ग, झ, प ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे करके नहीं लिखते, क्रम से लिखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, यानी पूरा क्रम से, ज्ञ तक हम पूरा क्रम से जाते हैं, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं अक्षरों। तो ऐसा ही लिखते हैं, यानी क्रम से, ठीक है, ग्रेजुअली, क्रमशः। तो हम इन सभी शब्दों का, अक्षरों का, ध्वनियों का, वर्णों का क्रमशः प्रयोग क्या करते हैं। तो वही क्रमिक विकास है जो परंपरा से, जो एक क्रम से होता चला आया, वही क्रमिक विकास कहलाएगा। उसे ही क्रमिक विकास यहाँ पर कह रहा है, बता रहा है, ठीक है। तो इसे क्रमिक विकास समझेंगे, माने डेवलपमेंट, क्रमिक, एक ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता चला गया, डेवलप होती चली गई लैंग्वेज, भाषा डेवलप होती चली गई। फिर बोले मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ें निकालकर आपस में बातें करते हैं, किंतु हम उन्हें समझ नहीं पाते और न ही उनसे भाषा की रचना की जा सकती है। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। अब इस चीज़ पे समझें कि जो हम अपनी बातों को समझने के लिए, कहने के लिए, अपनी भावनाओं को, थॉट्स को व्यक्त करने के लिए, विचारों को प्रकट करने के लिए जिस भाषा का, जिन ध्वनियों, जिन आवाज़ों का, जिन अक्षरों का, जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए सरल है, हम अपनी बात आप तक पहुंचा दे रहे हैं, आप भी समझ जा रहे हैं। लेकिन यही चीज़ की आवश्यकता उन पशुओं, उन पक्षियों को भी है। वो भी अपनी बात, अपनी भाषा को, अपनी बातों को एक दूसरे पक्षी, एक दूसरे पशु, एक दूसरे जानवर को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। भाषा का प्रयोग हर कोई करता है, चाहे वो पशु हो, चाहे कीट हो, चाहे पतंग हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। मनुष्य तो कर ही रहे, आप सब, हम सब कर ही रहे। लेकिन पशु पक्षियों की भी अपनी अपनी एक भाषा है। और यह एक बात आप जान ले, शायद कोई ना बताए, इस बात को ना जानता हो, शायद लोग बताते नहीं, कि जो पशु पक्षी जो कोलाहल करते हैं, जो चिल्लाते हैं, जो मधुर ध्वनियाँ करते हैं, जो गायें आवाज़ें करती हैं, जो घोड़े हिनहाते हैं, जो कुत्ते भौंकते हैं, ये उन सभी का भौंकना, चिल्लाना, आवाज़ें करना ही मात्र केवल इतनी तक ही बात सीमित नहीं है। ये जो भौंकते हैं, जो चिल्लाते हैं, जो हिनहाते हैं, जो आवाज़ें करते हैं, जो आवाज़ों, ध्वनियों को, स्वरों को निकालते हैं, ये उनकी अपनी भाषा है। ये जो आवाज़ें निकालते हैं, ये अपनी आवाज़ों के द्वारा अपने ही कैटेगरी के, अपनी प्रजाति के जो पशु हैं, उनको अपनी बात पहुंचा देते हैं। और वो जो दूसरा पशु है, उनकी बातों को समझ लेता है, वो भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह देखिए कितनी उच्चतम है भाषा, भाषा का कितना महत्व है। इसी से समझ में आ जाता है कि आज मानव अब तो अपनी भाषाओं का प्रयोग कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पशु भी आदिकाल से, जब से पशु हैं तब से वो अपनी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई एक गड्ढे में एक हाथी का बच्चा, एक गाय का बच्चा गिर जाता है, तो वो आवाज़ें लगाकर, ठीक है, सूंड हिलाकर, ऐसे इशारे करके, ऐसे चिल्ला करके अपनी माँ तक संदेशा पहुँचाता है कि मुझे आओ बचाओ। जैसा कि एक बच्चा, एक शिशु कहीं रोने लगता है, चिल्लाता है, तो उसकी माँ समझ जाती है कि इसे बच्चे को उठाना चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को भूख लगी, जैसा हम लोग समझते हैं अपनी भाषा में, उसी तरह पशु भी अपनी बातों को कहने के लिए अपनी भाषा का एक अपने लहजे, जो उनका जो तरीका है, उनका प्रयोग किया करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि पशुओं की भी अपनी अपनी भाषा है, जिससे वो अपनी बातों को दूसरे पशु को, दूसरे लोगों को बता पाते हैं, दूसरे को समझाते हैं। यही अंत में कहा जा रहा है, ठीक है।